हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके वीडियो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी आज से नई बुक स्टार्ट होने वाली है शॉर्ट स्टोरीज़। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर को हटा दिया गया है। आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा द गोल्ड वॉच, जिसे पोंजीकारा रफ़ी ने लिखा है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसको हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम समझाएंगे। और हम इसकी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके कौन कौन से करैक्टर हैं, कौन कौन से इसके पात्र हैं, और इसकी समरी बताएंगे। क्योंकि जब तक आपकी समझ में इसकी समरी नहीं आएगी, आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं कर सकते हैं। तो इसकी समरी आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, और इसको पोंजीकारा रफ़ी ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से करैक्टर हैं और इसकी समरी के बारे में। क्योंकि समरी जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखे जाते हैं वो समरी बेस पर ही लिखे जाते हैं। इसकी हम बुक को, जो इसका चैप्टर है, उसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि इसकी बुक को हम डिटेल में पढ़ाएंगे जो चैप्टर है, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपका समय बिल्कुल बेकार होगा। इसलिए हम इसकी समरी के बाद इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसे समझाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसकी समरी क्या है। तो समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश, चैप्टर 1 द गोल्ड वॉच, माने कि सोने की घड़ी। राइटर है इसके पोंजीकारा रफ़ी। पोंजीकारा रफ़ी ने बहुत अच्छी तरह से इसे लिखा है, और इसमें एक शंकु नाम का व्यक्ति है जिसके बारे में बताया गया है। पूरी कहानी उसी पर डिपेंड है कि शंकु एक बहुत ही गरीब मजदूर था, और उसकी जो आमदनी थी वो बहुत ही कम थी। इस वजह से उसकी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। किस कारण? क्योंकि उसकी आमदनी बहुत कम थी, बिना पढ़ा लिखा था, परिवार के खर्चे को हिसाब से ध्यान नहीं रख पाता था। क्योंकि जब तक आदमी समझदार नहीं होगा तो वो सिर्फ इनकम कमा सकता है और अपने खर्चे को वहन नहीं कर सकता है यदि वो ठीक प्रकार से बजट नहीं बनाएगा। तो उसका बजट जो था वो सही नहीं था, इस वजह से वो कर्जदार हो चुका था। और भी बहुत सारे रीज़न थे कर्जदार होने के, जिनको हम इस वीडियो में समरी के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो बुक आपकी 3rd है शॉर्ट स्टोरीज़, लघु कहानियाँ। इम्पोर्टेंट करैक्टर, यानी कि महत्वपूर्ण पात्र। तो इसके जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको इनके महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में नहीं पता होगा, हम इसकी समरी को नहीं समझ सकते हैं। तो समरी कब समझ में आएगी हमारी, यानी कि जो कहानी का जो सार है वो कब समझ में आएगा, जब इसके हमें पात्र, इसके जो कलाकार होंगे उनके बारे में पता होगा। तो फर्स्ट पर हैं आपके शंकु। कौन है? शंकु। तो शंकु कौन था? ए पुअर वर्कर, यानी कि एक गरीब काम करने वाला, बहुत ही गरीब व्यक्ति था। और इसकी फैमिली में ये 4 लोग थे। इनकी वाइफ थी और इनके 2 बच्चे थे। तीसरा बच्चा इनकी पत्नी के गर्भ में था, और ये एक फैक्ट्री में काम करते थे, और इनको 1 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता था। तो इस तरह से इतनी इनकम बहुत ही कम थी इनकी, इस वजह से इनके खर्चों को वहन नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से ये इसके मुख्य पात्र हैं। दूसरा है शंकु's बाय, शंकु की पत्नी। शंकु की पत्नी जो थी बहुत ही अच्छी महिला थी, और वो ए सिंसियर हाउस वाइफ, एक बहुत ही बढ़िया समझदार घरेलू पत्नी। वो जानती थी कि घर को किस तरह से चलाया जाता है। और उसके 2 बच्चे थे, उसके जो बच्चे उसके थे वही उसके थे। तो जो ये इसकी वाइफ थी बहुत ही बढ़िया महिला थी, जो कंडीशन को समझती थी। तीसरा है आप इसका हमें करैक्टर इंजीनियर, एम्प्लॉयड एट द फैक्ट्री वेयर शंकु's वर्कड, मतलब कि जहाँ पर शंकु कार्य करता था उसका ये कर्मचारी था। माधवन,
ए कॉम्पेनियन ऑफ शंकु, यानी कि शंकु का एक साथी, मतलब कि कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो माधवन नाम का व्यक्ति भी उस कंपनी में काम करता था शंकु के साथ। आगे है अली, ए शॉपकीपर, यानी कि एक अली नाम का व्यक्ति है जो एक दुकानदार था, जिस पर जो शंकु ने उससे भी कुछ उधार ले लिया था, तो उसका भी उस पर कर्ज था, वो भी उसका कर्जदार था। तो ये थे इसके पात्र। ये मुख्य रूप से इसमें 5 पात्र हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इनकी जानकारी नहीं होगी आप इसकी समरी को नहीं समझ सकते हैं। अब इसकी समरी जो आती है उसको हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से लिया है, कुछ पॉइंटों के माध्यम से लिया है। यदि आपको ये पॉइंटों के माध्यम से हम समझाते हैं तो आपको जो कहानी है बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरी कहानी को समझने के लिए हमने कुछ बिंदु लिए हैं। वैसे तो हम आपको इसकी पूरी समरी वैसे ही बाई फेस सुना सकते हैं, लेकिन जब बाई फेस सुनाई जाएगी तो वो आपको थोड़ी याद नहीं रहेगी, आप उसमें भूल भी सकते हैं। लेकिन पॉइंट के माध्यम से जो सुनाया जाएगा आपको, तो पॉइंट के बेस पर आपको उसमें बहुत कुछ याद रहेगा। तो समरी के लिए हमने ये 4 पॉइंट लिए हैं और जिनके माध्यम से आप इसकी पूरी कहानी को समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका शंकुज डिलेमा। शंकुज डिलेमा यानी कि शंकु की दुविधा। क्या कह सकते हैं? शंकु की दुविधा, या शंकु की परेशानी कह सकते हैं, या शंकु की उलझन कह सकते हैं। तो शंकु की क्या उलझन थी? तो शंकु की उलझन क्या थी कि एक रात की बात है कि शंकु सोने ही वाला था, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बार बार उसके दिमाग में यही विचार आ रहा था कि उस घड़ी को मैं कैसे चुराऊंगा, और घर की जो समस्याएं थी उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। इस कंडीशन से वो सो नहीं पा रहा था, पूरी रात परेशान रहा, बेचैन रहा, थोड़ी देर सो पाया था, पूरी रात उसकी ख़राब हो गई थी। तो इस तरह से वो पूरी रात दुविधा में रहा कि किस तरह से मैं अपना कर्जा चुका पाऊँगा। उस पर 22 रुपये 13 पैसे का उधार था, किसी के 6 रुपये थे, किसी के 2 रुपये थे, किसी के 3 रुपये थे, किसी के 5 रुपये थे, किसी के पैसे ही थे। तो इस तरह से कुल मिला के उस पर 22 रुपये 13 पैसे का उधार था। तो शंकु जो था बहुत ही परेशान था और पूरी रात बेचैन रहा। उसके दिमाग में यही विचार आते रहे कि अब मैं इस कर्जे को कैसे चुका पाऊँगा, अब पता नहीं क्या होगा। दोनों बच्चे हैं, पहला बच्चा भूख से रोता है और दूसरे बच्चे की शरीर पर फोड़े फुंसियाँ निकले हुए हैं। तीसरा बच्चा पत्नी के गर्भ में है और वो उनकी देखभाल नहीं कर पाता है। रीज़न क्योंकि वो इतना पैसा नहीं कमाता है, उसकी इनकम बहुत ही कम है। इस वजह से शंकु बहुत परेशान था। तो इसमें यही बताया गया है पहले में कि शंकु की डिलेमा क्या थी, शंकु की क्या दुविधा थी। अगला पॉइंट आता है आपका शंकुज प्रॉब्लम, शंकु की समस्याएं। शंकु की एक नहीं बहुत सारी समस्याएं थी। कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, कुछ बाहरी समस्याएं थी और कुछ फैक्ट्री की भी समस्याएं थी। अब शंकु की जो पारिवारिक समस्या थी, सबसे पहले आती हैं कि शंकु के पास 2 बच्चे थे, तीसरा उसकी पत्नी के गर्भ में था। शंकु इस बात से बड़ा परेशान था। उसकी पत्नी के पास 3 रुपये थे, उसकी पत्नी ने उसको 3 रुपये दिए कि बाज़ार जाइए और इस बच्चे के लिए खाने के लिए 2 केले ले आना, क्योंकि दूध नहीं है इसके लिए पीने के लिए, और बड़े वाले बेटे के लिए मरहम ले आना, क्योंकि उसकी शरीर पर कुछ फोड़े फुंसियाँ निकल आए हैं। और शंकु पर तो और इस तरह से, और तीसरा बच्चा उसकी पत्नी के गर्भ में था, तो ये भी एक शंकु की समस्या थी। इस तरह से पारिवारिक रूप से शंकु बड़ा परेशान था। दूसरी समस्या है कि शंकु पर बहुत सारा कर्जा भी था। चाय वाले का था, अली दुकानदार अली का था, और उसकी जो
माँ थी वो ख़त्म हो गई थी, तो उसके चक्कर में उसने बहुत सारा पैसा उधार लिया था उनकी अंतिम संस्कार के लिए। तो उसमें भी वो 8 रुपये का 8.5 रुपये का कर्ज़दार हो गया था। इस तरह से, और आमदनी जो थी बहुत ही कम थी, तो इस तरह से उसकी बहुत सारी समस्याएं थी। तो कुल मिलाकर उस पर 22 रुपये 13 पैसे का उधार था। तो इस उधार को चुकाने के लिए शंकु बड़ा परेशान रहता था। शंकु ने पूरे महीने काम किया, कट पिट के उसको 13 रुपये निकल रहे थे उसके। उसने सोचा कि 13 रुपये में घर का खर्चा भी चल जाएगा और 22 रुपये उसको भी देने हैं, वो भी कर्जा है। तो इस वजह से शंकु जो था बड़ा परेशान था अपनी समस्याओं से। तीसरा, जब फैक्ट्री में जाता तो उसको और ज़्यादा परेशानी होती। तो फैक्ट्री में भी वो परेशान रहता, इसी बारे में सोचता रहता था कि अपने इस कर्जे से कैसे मुक्त हो पाऊँगा। इस तरह से उसकी बहुत सारी समस्याएं थीं। अगला पॉइंट आता है वॉच स्टोलन बाय शंकु, शंकु के द्वारा घड़ी चुराना। अब शंकु के माइंड में एक विचार आया कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। तो वो पूरी रात इसी बारे में सोचता रहता था कि इस समस्या से कैसे निकला जाएगा। तो एक बार उसके दिमाग में विचार आया कि उसकी कंपनी में एक इंजीनियर है जो छोटे कद का है, आंखें उसकी बिल्ली की तरह हैं, और उसके पास एक सोने की घड़ी है। और जब लंच होता है तो वो उस घड़ी को टेबल पर रखी छोड़ जाता है और लंच के लिए चला जाता है। और फैक्ट्री के सभी वर्कर बाहर चले जाते हैं और उस फैक्ट्री में कोई भी नहीं रहता है। तो शंकु ने सोचा कि यदि मैं इस इंजीनियर की घड़ी को चुरा लूँ, यदि मैं इस इंजीनियर घड़ी को चुरा लूँ तो मेरा कर्जा सारा माफ़ हो सकता है। मैं इस घड़ी को चुराऊँगा और घड़ी को बेच दूंगा और जो मेरा सारा कर्जा है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो शंकु इसी बात को सोचता और फैक्ट्री जाता और फिर डर और भय के कारण वापस चला आता। शंकु इस बात से बड़ा परेशान था। डेली लोग उसको परेशान करते कर्जे वाले कि पैसे कब दे रहे हो, और ये तो आम बात है, जिसका लिया उसका देना है। तो इस तरह से शंकु बहुत ज़्यादा परेशान था। एक रात उसने निश्चय कर लिया कि मैं आज घड़ी को ज़रूर चुरा लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फैक्ट्री में काम शुरू हो गया और जैसे ही लंच टाइम हुआ, शंकु उस ऑफिस के पास पहुंचा। उसने देखा कि खिड़की रोज़ की तरह अध खुली हुई है और इंजीनियर भी बाहर जा चुका है, सभी लोग बाहर जा चुके हैं। और शंकु ने झट से उस घड़ी को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। शंकु ने घड़ी को उठा तो लिया, लेकिन उठाने के बाद उसने अपनी जेब में भी रख लिया उसे, लेकिन उसे बड़ा डर फील हो रहा था। वो घड़ी उसकी जेब में जलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कि मानो कि जेब में आग लगी हो। इस वजह से शंकु बड़ा परेशान था। उसने सोचा अब क्या किया जाए। तभी वहाँ से माधवन नाम का जो उसका सहपाठी था वो वहाँ से गुजरा और खड़ा हो गया और उससे कहने लगा लगे रहो। क्या कहने लगा? लगे रहो। और चलते चलते इतना और कह गया, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। इस बात को कहकर वो बाहर की ओर चला गया। शंकु ने समझा शायद माधवन ने मुझे देख लिया है घड़ी चुराते हुए, और अब वो इंजीनियर को बताने के लिए जा रहा है। और अब इंजीनियर को बता देगा और सब लोग आएंगे और मुझे उल्टा सीधा कहेंगे, कोई तो मुझे पीट भी सकता है और मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो 1 रुपया मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे विचार उसके दिमाग में आने लगे। इस बात से शंकु बड़ा परेशान होने लगा। शंकु बहुत दुखी हुआ, बोला अब क्या होगा। और जो घड़ी थी वो उसे और ज़्यादा जलती हुई नज़र आ रही थी। उसे बहुत ही डर फील हो रहा था।
तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि उसने घड़ी को किस तरह से चुराया। आगे आता है द वॉच पुट्स ऑन इट्स प्लेस, घड़ी को अपने स्थान पर रखना, मतलब घड़ी को जहाँ से लिया था वहाँ पर रखना। तो इस तरह से जब ऐसे विचार उसके दिमाग में आने लगे तो वो अपनी समस्याओं को भूल गया कि अब जो भी समस्या होगी अब उनसे स्वयं ही निपटा जाएगा। अब उसने सोचा कि अब मैं घड़ी को इसको वापस रख दूंगा। उसने इधर उधर देखा, दोनों तरफ देखा, कोई भी नहीं था, और उसने जैसे घड़ी को उठाया था वैसे ही उसको वापस रख दिया और वहाँ से चुपचाप चला गया। तो देखो इस कहानी में यही बताया गया है कि कोई स्वयं किसी अपराध को नहीं करता है। शंकु जो था वो पेशेवर चोर नहीं था, जैसे कि शुरू से ही चोर हो, लेकिन घर की पारिवारिक स्थिति कंडीशन के कारण उसे घड़ी चुरानी पड़ी, लेकिन उसने भय और डर के कारण उसे वापस रख दिया। तो इस तरह से ये थी इसकी समरी जो हमने आपको बताई। और इसमें क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 2 के आंसर देने होते हैं। तो इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, देखो इसी में से बनेंगे आपको क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनेगा शंकु कौन था और उसकी क्या समस्याएं थी। तो शंकु वाज ए पुअर फैक्ट्री वर्कर, ही हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड वाइफ। तो इस तरह से इसके आंसर जो भी हैं वो सब इसी में से बनेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि शंकु एक रात क्यों नहीं सो सका, कई दिन तक क्यों नहीं सो सका। तो क्यों नहीं सो सका था, क्योंकि उसके दिमाग में घड़ी चुराने का जो विचार था वो बार बार आ रहा था। एक होगा शंकु ने घड़ी चुराने से पहले क्या सोचा। शंकु ने घड़ी चुराने से पहले सोचा कि मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं, यदि मैं घड़ी को चुरा लूँगा तो इसको बेचकर मैं अपने सारे कर्जे से मुक्त हो जाऊँगा। घड़ी चुराने के बाद उसके दिमाग में कौन कौन से विचार आ रहे थे। तो घड़ी चुराने के बाद ये विचार आ रहे थे कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, सब लोग मेरे बच्चों को चोर कहेंगे, ये कहेंगे तुम्हारे पिताजी चोर थे। इस तरह से ऐसे विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। तो इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। यदि आपको जो समरी है, यदि आपको वो अच्छी तरह से याद रहेगी तो आप पूरी तरह से कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से उसका आंसर लिख सकते हो जो हमने आपको समरी बताई है। तो इसको वीडियो को बार बार देखोगे ताकि समरी आपके समझ में अच्छी तरह से आ सके, और जब समरी इससे समझ में आ जाएगी तो फिर आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फिर वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।